नमस्कार, स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं आचार्य चतुर्सेन जी के द्वारा लिखित उपन्यास वैशाली की नगरवधू। इससे पहले कि हम कहानी में प्रवेश करें, मैं कुछ चंद शब्द इस किताब के लिए आपसे कहना चाहता हूं। एक प्रकार की भूमिका ही समझ लीजिए। वैशाली की नगरवधू की गणना हिंदी के श्रेष्ठतम ऐतिहासिक उपन्यासों में की जाती है। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री ने स्वयं भी इसे अपनी उत्कृष्टतम रचना मानते हुए इसकी भूमिका में लिखा था कि निरंतर 40 वर्षों की अर्जित अपनी संपूर्ण साहित्य संपदा को आज मैं प्रसन्नता से रद्द करता हूं और ये घोषणा करता हूं कि आज मैं अपनी ये पहली कृति विनयांजलि सहित आपको भेंट कर रहा हूं। यह कथा उस अम्बपाली की है जो शैशवावस्था में आम के एक वृक्ष के नीचे पड़ी मिली और बाद में चलकर वैशाली की सर्वाधिक सुंदर एवं साहसी युवती के रूप में विख्यात हुई। नगरवधू बनने के अनिवार्य प्रस्ताव को उसने धिक्कृत कानून कहा और उसके लिए वैशाली को कभी क्षमा नहीं कर पाई। लेकिन वो अपने देश को प्रेम भी करती है, जिसके लिए उसने अपने निजी सुखों का बलिदान भी किया और अंत में अपना सर्वस्व त्याग कर बौद्ध दीक्षा ले ली। कई वर्षों तक आर्य, बौद्ध और जैन साहित्य का अध्ययन करने के उपरांत और लेखक के तौर पर लंबे समय में अर्जित अपने भाषा कौशल के साथ लिखित ये उपन्यास न सिर्फ पाठकों के लिए एक नया आस्वाद लेकर आया है, बल्कि हिंदी उपन्यास जगत में भी इसने अपना एक अलग स्थान बनाया जो कि आज तक कायम है। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं उपन्यास के प्रवेश की ओर। भाग 1। मुजफ्फरपुर से पश्चिम की ओर जो पक्की सड़क जाती है, उस पर मुजफ्फरपुर से लगभग 18 मील दूर बैसौड़ नामक एक बिल्कुल छोटा सा गांव है। उसमें अब 30-40 घर भूमिहार ब्राह्मणों के और कुछ गिनती के घर क्षत्रियों के बच रहे हैं। गांव के चारों ओर कोसों तक खंडहर, टीले और पुरानी टूटी फूटी मूर्तियां ढेर की ढेर मिलती हैं, जो इस बात की याद दिलाती हैं कि कभी यहां कोई बड़ा भारी समृद्ध नगर बसा रहा होगा। वास्तव में वहां अब से कोई 2500 वर्ष पूर्व एक विशाल नगर बसा था। आजकल जिसे गंडक कहते हैं, उन दिनों उसका नाम सीही था। आज ये नदी यद्यपि इस गांव से कई कोस उत्तर की ओर हटकर बह रही है, किंतु उन दिनों ये दक्षिण की ओर इस वैभवशालिनी नगरों के चरणों को चूमती हुई दिधिवारा के निकट गंगा में मिल गई थी। इस विशाल नगरी का नाम वैशाली था। यह नगरी अति समृद्ध थी। उसमें 7,777 प्रासाद, 7,777 कूटागार, 7,777 आराम और 7,777 पुष्पकरणियां थी। धन जन से परिपूर्ण यह नगरी तब अपनी शोभा की समता नहीं रखती थी। अगर आप राज्य का पूर्ण परिचय नहीं सुनना चाहते और डायरेक्ट कहानी में जाना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई टाइमलाइन को सीधे स्किप कर सकते हैं और जहां से स्टोरी स्टार्ट हो रही है सीधे डायरेक्ट उस टाइमलाइन में जा सकते हैं। नीचे लिंक है। धन्यवाद। ये लिच्छवियों के वज्जी संघ की राजधानी थी। विदेह राज्य टूटकर यह वज्जी संघ बना था। इस संघ में विदेह, लिच्छवी, शात्रिक, वज्जी, उग्र, भोज, इक्ष्वाकु और कौरव ये 8 कुल सम्मिलित थे, जो कि अष्टकुल कहलाते थे। इनमें प्रथम 4 प्रधान थे। विदेहों की राजधानी मिथिला, लिच्छवियों की वैशाली, शात्रिकों की कुंडपुर और वज्जियों की कोल्लाक थी। वैशाली पूरे संघ की राजधानी थी। अष्टकुल के संयुक्त लिच्छवियों का यह संघ व्रात्य संकरों का संघ था और इनका यह गणतंत्र पूर्वी भारत में तब एकमात्र आदर्श और सामर्थ्यवान संघ था, जो प्रतापी मगध साम्राज्य की उस समय की सबसे बड़ी राजनीतिक और सामरिक बाधा थी। नगरी के चारों ओर काठ का तिहरा कोट था, जिसमें स्थान स्थान पर गौपुर और प्रवेश द्वार बने हुए थे। गौपुर बहुत ऊंचे थे और उन पर खड़े होकर मीलों तक देखा जा सकता था। प्रहरीगण हाथों में पीतल के तूर्य ले इन्हीं पर खड़े पहरा दिया करते थे। आवश्यकता होते ही वे उन्हें बजाकर नगर को सावधान कर देते और प्रतिहार तुरंत नगर रक्षकों को संकेत कर देते। इसके बाद आनंद फानंद सैनिक हलचल नगर के प्राकोष्ठों में दिखने लगती थी। सहस्त्रों भीमका योद्धा लोह वर्म पहने, शस्त्र सज्जित, धनुष बाण लिए, खड़क चमकाते, चंचल घोड़ों को दौड़ाते प्राचीर के बाहरी भागों में आ जुटते थे। वज्जी संघ का शासन एक राज परिषद करती थी, जिसका चुनाव हर 7 वर्ष उसी अष्टकुल में से होता था। निर्वाचित सदस्य परिषद में एकत्र होकर वज्जी चैत्यों, वज्जी संस्थाओं
और राज्य व्यवस्थाओं का पालन करते थे। शिल्पियों के संघ श्रेणी कहते थे और प्रत्येक श्रेणी का संचालन उसका जेठक करता था। जल, थल और अट्टवी के नियामकों की श्रेणियां पृथक थी। नगर में श्रेणियों के कार्यालय और निवास पृथक पृथक थे। बाहरी वस्तुओं का क्रय विक्रय भी पृथक पृथक हट्टियों में हुआ करता था, परंतु श्रेणियों का माल अंतराण में बिकता था। उम्मीद है कि आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे। ये थोड़ा सा परिचय काफी बड़ा है, लेकिन बिना परिचय के आगे चल के कहानी को समझने में थोड़ी सी समस्या होगी, तो इसी वजह से मैंने इसे स्किप नहीं किया। थोड़ी देर आप इसे जरूर सुने। सेठियों के संघ निगम कहते थे। सब निगमों का प्रधान नगर सेठी कहता था और उसकी पद मर्यादा राजनीतिक और औद्योगिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होती थी। वत्स, कौशल, काशी और मगध साम्राज्य से घिरे रहने तथा श्रावस्ती से राजगृह के मार्ग पर अवस्थित रहने के कारण ये स्वतंत्र नागरिकों का नगर उन दिनों व्यापारिक और राजनीतिक संघर्षों का केंद्र बना हुआ था। देश देश के व्यापारी, जौहरी, शिल्पकार और यात्री लोगों से यह नगर सदा परिपूर्ण रहता था। श्रेष्ठी चत्वर में, जो यहाँ का प्रधान बाजार था, जौहरियों की बड़ी बड़ी कोठियां थीं, जिनकी व्यापारिक शाखाएं समस्त उत्तराखंड से दक्षिणापथ तक फैली हुई थीं। सुदूर पथिस्थान से माहिष्मती, उज्जैन, गुनर्द, विदिशा, कौशाम्बी और साकेत होकर पहाड़ की तराई के रास्ते सैतव्य, कपिलवस्तु, कुशीनारा, पावा, हस्तिग्राम और भंडग्राम के मार्ग से बड़े बड़े सार्थवाह वैशाली से व्यापार स्थापित किए हुए थे। पूर्व से पश्चिम का रास्ता नदियों द्वारा था। गंगा में सहजाती और यमुना में कौशाम्बी पर्यटन नावें चलती थी। वैशाली से मिथिला के रास्ते गंधार को, राजगृह के रास्ते सौवीर को तथा भरुकच्छ के रास्ते बर्मा को और पथिस्थान के रास्ते बेबीलोन तथा चीन तक भी भारी भारी सार्थवाह जल और थल पर चलते रहते थे। सार्थवाह यानी बोट, जहाज। ताम्रपर्णी, स्वर्णद्वीप, यवद्वीप आदि सुदूर पूर्व के द्वीपों का यातायात चंपा होकर था। श्रेष्ठी चत्वर में बड़े बड़े दुकानदार स्वच्छ परिधान धारण किए पान की गिलौरियां कल्लों में दबाए हंस हंस कर ग्राहकों से लेन देन करते थे। जौहरी पन्ना, लाल, मूंगा, मोती, पुखराज, हीरा और अन्य रत्नों की परीक्षा तथा लेन देन में व्यस्त रहते थे। निपुण कारीगर अनगढ़ रत्नों को शान पर चढ़ाते, स्वर्णाभरणों को रंगीन रत्नों से जड़ते और रेशम की डोरियों में मोती गूंथते थे। गंधी लोग केसर से थैले हिलाते, चंदन के तेल में गंध मिलाकर इत्र बनाते थे, जिनका नागरिक खुला उपयोग करते थे। रेशम और बहुमूल्य महीन मलमल के व्यापारियों की दुकान पर बेबीलोन और फारस के व्यापारी लंबे लंबे लबादे पहने भीड़ की भीड़ पड़े रहते थे। नगर की गलियां संकरी और तंग थी और उन्हीं में गगनचुंबी अट्टकालिकाएं खड़ी थीं, जिनके अंधेरे और विशाल तहखानों में धन कुबेरों की अतुल संपदा और स्वर्ण रत्न भरे पड़े रहते थे। संध्या के समय सुंदर वाहनों, रथों, घोड़ों, हाथियों और पालिकाओं पर नागरिक नगर के बाहर सैर करने राजपथ पर आ निकलते थे। इधर उधर हाथी झूमते बढ़ा करते थे और उनके अधिपति रत्नाभरणों से सज्जित अपने दासों तथा शरीर रक्षकों से घिरे चला करते थे। दिन निकलने में अभी देर थी। पूर्व की ओर प्रकाश की आभा दिखाई पड़ रही थी। उसमें वैशाली के राजप्रसादों के स्वर्ण कलशों की धूमिल स्वर्ण कांति बड़ी प्रभावोत्पादक दिख रही थी। मार्ग में अभी अंधेरा था। राजप्रसाद के मुख्य तोरण पर अभी प्रकाश दिख रहा था। पार्श्व के रक्षागृहों में प्रहरी और प्रतिहार पड़े पड़े सो रहे थे। तोरण के बीचों बीच एक दीर्घकाय मनुष्य भाले पर टेक दिए ऊँग रहा था। धीरे धीरे दिन का प्रकाश फैलने लगा। राजकर्मचारी और नागरिक इधर उधर आने जाने लगे। किसी किसी हम्र से मृदुल तंतुवाद्य की झंकार के साथ किसी आरोह अवरोह की कोमल तान सुनाई पड़ने लगी। प्रतिहारों का एक नया दल तोरण पर आ पहुंचा। उसके नायक ने आगे बढ़कर भाले के सहारे खड़े ऊँघते मनुष्य को पुकार कर कहा, सावंत महानमन, सावधान हो जाओ और घर जाकर विश्राम करो, जाओ। महानमन ने सजग होकर अपने दीर्घकाय शरीर का और भी विस्तार करके एक जोर की अंगड़ाई ली और कहा, तुम्हारा कल्याण हो नायक। यह कहकर वो अपना भाला पृथ्वी पर टेकता हुआ तृतीय तोरण की ओर बढ़ गया। सप्तभूमि राजप्रसाद के पश्चिम की ओर प्रासाद का उपवन था, जिसकी देख रेख नायक महानमन के ही सुपुर्द थी। यहीं वो अपनी प्रौढ़ा पत्नी के साथ
38 वर्ष से अकेला एक रस आंधी पानी सर्दी गर्मी में रहकर गण की सेवा करता था। अभी भी वो नींद में ऊँघता हुआ झूम झूम कर चला जा रहा था। अभी प्रभात का प्रकाश धूमिल था। उसने आगे बढ़कर आम्र कुंज में एक आम्र वृक्ष के नीचे एक श्वेत वस्तु पड़ी रहने का भान किया। निकट जाकर देखा तो एक नवजात शिशु स्वच्छ वस्त्र में लिपटा हुआ अपना अंगूठा चूस रहा है। आश्चर्यचकित होकर महानमन ने शिशु को उठा लिया। देखा कन्या है। उसने कन्या को उठाकर हृदय से लगाया और अपनी स्त्री को वो कन्या देकर कहा, देखो आज इस प्रकार हमारे जीवन की एक पुरानी साध मिटी। और वो उसी आम्र कानन में उस एकाकी दंपत्ति की आंखों के आगे शशि किरण की भांति बढ़ने लगी। उसका नाम रखा गया अम्बपाली, उसी आम्र वृक्ष की स्मृति में जहां से उसे पाया गया था। 11 बरस बाद वैशाली के उत्तर पश्चिम 25-30 कोस पर अवस्थित एक छोटे से ग्राम में एक वृद्ध अपने घर के द्वार पर प्रातः काल के समय दातून कर रहा था। पैरों की आहट सुनकर उसने पीछे की ओर देखा। चंपक पुष्प की कली के सामने 11 वर्ष की एक अति सुंदर बालिका, जिसके घुंघराले बाल हवा में लहरा रहे थे, दौड़ती हुई बाहर आई और वृद्ध को देखकर उससे लिपटने के लिए लपकी, किंतु पैर फिसलने से गिर गई और गिरकर रोने लगी। वृद्ध ने दातून फेंक दौड़कर बालिका को उठाया, उसकी धूल झाड़ी और उसे हृदय से लगा लिया। बालिका ने रोते रोते कहा, बाबा देखा है तुमने रोहन का वो कंचुक? वो कहता है कि तेरे पास नहीं है ऐसा। वैशाली की सभी लड़कियां वैसा ही कंचुक पहनती बाबा, मैं भी वैसा ही कंचुक लूंगी बाबा। वृद्ध की आंखों में पानी और होठों पर हास्य आया। उसने कहा, अच्छा अच्छा, मैं तुझे वैशाली से वैसा ही कंचुक मंगा दूंगा बेटी, ठीक है। पर बाबा तुम्हारे पास दम कहाँ है? वैसा बढ़िया चमकीला कंचुक 6 दम में आता है, जानते हो? हाँ जानता हूं। वृद्ध की भ्रुकुटी कुंचित हुई, भ्रुकुटी यानी मुखमंडल, और ललाट पर चिंता की रेखा पड़ गई। वृद्ध की पत्नी को मरे 8 साल बीत चुके थे। उसके बाद कन्या की परिचर्या में बाधा पड़ती देख सावंत महारमन राज सेवा त्याग कर अपने ग्राम में आकर कन्या की सेवा शुश्रूषा में अबाध रूप से लगे रहते थे। अम्बपाली को उन्होंने इस भांति पाला था जैसे पक्षी चुग्गा देकर अपने शिशु को पालता है, और अब उनकी छोटी सी कमाई की शूद्र पूंजी यत्न से खर्च करने पर भी समाप्त हो गई थी। यहां तक कि पत्नी की स्मृति रूप जो 2-4 आभरण थे, वे भी एक एक करके उसकी उदर गुहा में पहुंच चुके थे। अब आज जैसे उसने देखा कि उसके प्राणों की पुतली ये बालिका जीवन में आगे बढ़ रही है, उसकी अभिलाषाएं जागृत हो रही हैं और भी जागृत होंगी, यही सोचकर वृद्ध महानमान चिंतित हो उठे। किंतु उन्होंने हंसकर तड़ातड़ 3-4 चुंबन बालिका के लिए और गोद से उतार कर कहा, वैसा ही बढ़िया कंचुक ला दूंगा बेटी, ठीक है ना। बालिका खुश होकर तितली की भांति घर में भाग गई और वृद्ध की आंखों में से 2-3 बूंद गर्म आंसू टपक पड़े। वे चिंतित भाव से बैठकर सोचने लगे कि एक बार फिर वैशाली चलकर पुरानी नौकरी की याचना की जाए। वृद्ध का बाहुबल थक चुका था, किंतु क्या किया जाए। कन्या का विचार सर्वोपरि था, परंतु वृद्ध के चिंतित होने का केवल यही कारण न था। लाख वृद्ध होने पर भी उसकी भुजा में बल था, बहुत था, पर उसकी चिंता थी कि बालिका का अप्रतिम सौंदर्य। सहस्त्राधिक बालिकाएं भी क्या उस पारिजात कुसुम तुल्य कुंद करिका के समान हो सकती थी? किस पुष्प में इतनी गंध, कोमलता और सौंदर्य था? उन्हें भय था कि वज्जियों के उस विचित्र कानून के अनुसार उनकी कन्या विवाह से वंचित करके कहीं नगर वधू न बना दी जाए। वज्जी गणतंत्र में यह विचित्र कानून था कि उस गणराज्य में जो कन्या सर्वाधिक सुंदरी होती थी, वो किसी एक पुरुष की पत्नी न होकर नगर वधू घोषित की जाती थी और उस पर संपूर्ण नागरिकों का समान अधिकार रहता था। उसे जनपद कल्याणी की उपाधि प्राप्त होती थी। कन्या के अप्रतिम सौंदर्य को देखकर वृद्ध महानमन वास्तव में इसी भय से राजधानी छोड़कर भागे थे, जिससे किसी की दृष्टि बालिका पर न पड़े। पर अब उपाय न था। महानमन ने एक बार फिर वैशाली जाने का निर्णय किया। अब कहानी में आगे क्या होता है, ये जानने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा इसके अगले भाग का। जल्द ही मिलेंगे इसके अगले भाग के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां और अपना ख्याल रखिए।
धन्यवाद।